तो कल हमने पढ़ा था वर्नर का सिद्धांत। आज हम देखेंगे वर्नर के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। वर्नर के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन कई तरीके से किया जा सकता है। मैं एक दो बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट से हम किसी यौगिक की क्रिया कराएं और उससे जितना क्लोरीन निकलता है, जितना सिल्वर क्लोराइड बनता है, उसका मापन कर ले तो पता चल जाएगा। तो पहला तरीका है AgNO3 से क्रिया कराकर प्राप्त AgCl का आकलन करना। जैसे आपके पास एक सूत्र है COCl3.NH3.6NH3। जब हमने इस पे सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराई तो हमने पाया कि 1 मोल की क्रिया से 3 मोल सिल्वर क्लोराइड मिलता है। क्लोरीन बाहर निकल जा रहे हैं, इसका मतलब 3 क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता का निर्माण करते हैं। यही पता लगाना होता है। इसके अलावा अगर आपको ये एक यौगिक मिले COCl3.5NH3, अगर ऐसा हो तो हमने देखा कि यहां हमको सिर्फ 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट की आवश्यकता होती है और 2 मोल सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सिर्फ 2 क्लोरीन है जो प्राथमिक संयोजकता का निर्माण कर रहा है। 1 क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं का निर्माण करता है। तो ये हमारे उत्पाद को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं आणविक चालकता की गणना करके। स्वाभाविक तौर पे पहले वाले विलयन को अगर हम पानी में डालें तो हमको टोटल 4 आयन मिलेंगे। CO6NH3 -3 या 3- और 3Cl-। तो मतलब 1 आयन ये, 3 आयन ये, टोटल 4 आयन। जबकि नीचे वाले को अगर हम जल में डालें तो देखने में तो वहां भी हमको 3 क्लोरीन दिख रहा है, पर आयनिक सिर्फ 2 ही हो पाता है। तो इस तरीके से चालकता ज्यादा मिलेगी पहले वाले में, कम मिलेगी दूसरे वाले में। इस आधार पे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने क्लोरीन या ऋणायन प्राथमिक संयोजकता के रूप में है और कितने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के रूप में है। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करेंगे। माइक बंद कर लेंगे बेटा। राम प्रकाश, माइक बंद करो। अगली चीज हम पढ़ेंगे प्रभावकारी परमाणु संख्या। राम प्रकाश, माइक बंद कर लेना बेटा, है ना?
तो अगली चीज जो हमको पढ़नी है वो है प्रभावकारी परमाणु संख्या। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और कभी कभी इसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नियम या सिद्धांत भी कहा जाता है। वास्तव में सिडविक नाम के वैज्ञानिक ने इसको एक नियम के रूप में ही दिया था। तो पहले तो हम परिभाषा जान लें। किसी संकुल को बनाने के लिए धातु आयन पहले कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, त्यागता है, ताकि उसके ऊपर कुछ धनावेश आ जाए। उसके बाद उससे जुड़ने वाले जो भी लिगेंड आते हैं उनसे वो दो दो इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रखता है और बंध बनाता है। तो फाइनली किसी संकुल में धातु आयन के उस अपने इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पे जो प्राप्त होता है कुल संख्या, उसे हम प्रभावकारी परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। तो किसी संकुल में धातु आयन के इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों का योग ही प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाता है। तो पहले तो ये लिख लें, EAN निकालेंगे कैसे? ये है आपका धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणा एक दंतुर लिगेंडों की संख्या। याद रखिए, अगर द्विदंतुर होगा तो 4 से गुणा करेंगे, त्रिदंतुर होगा तो 6 से गुणा करेंगे। तो अब सिडविक ने कहा कि भाई जो प्रभावकारी परमाणु संख्या है किसी धातु की, वो सामान्य तौर पे उसके अगले उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो जब भी इसको एक नियम के रूप में दिया जाए तो आप कहेंगे कि किसी संकुल में धातु आयन के इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों का योग प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी संकुल में धातु आयन का प्रभावकारी परमाणु अंक उसके अगले उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं हम कुछ उदाहरण से। जैसे कुछ उदाहरणों के लिए अगर हम आयरन का ले लेते हैं एक उदाहरण, कि हमारे पास एक संकुल है FeCN6 या K4FeCN6। हमको मतलब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज से है, बाहर का कोई खास रोल नहीं होता। तो यहां जो EAN है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या गणना कर सकते हैं, 2 मिलेगी आपको। तो परमाणु क्रमांक 26, ऑक्सीकरण संख्या 2 धन 2 गुणा 6 साइनाइड है। तो 26 में से 2 गया 24, 6 दूनी 12 बराबर हो गया 36। ये 36 जो है आपको पता है क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है। तो नियम तो सही लग रहा है। नियम कहता है अगले उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस कौन सा है? क्रिप्टॉन है। एक और लेते हैं, प्लेटिनम का उदाहरण ले लो। TTNH3 ट्वाइस Cl2।
तो EAN कैसे निकालेंगे? प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक होता है 78। ऑक्सीकरण अवस्था यहां 2 है, तो -2 प्लस लिगेंड है 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, कुल 4 लिगेंड है, 2 गुणा 4। 78 में से 2 गया 76 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 ये कितना हुआ 84। ये मामला गड़बड़ हो गया, 84 नहीं। तो थोड़ा सा सुधार देता हूं मैं, 3 क्लोरीन 3 ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा। अभी तो सही सही वाला देखते हैं, 6 6 दूनी 12, तो ये हो गया। और यहां ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी 4, तो यहां 4 माइनस कर देते हैं, कितना हुआ 74 प्लस 12 कितना हो गया 86। 86 किसका होता है? रेडॉन का। तो नियम के अनुसार हम देख रहे हैं तो कई यौगिक जो हैं वो EAN नियम का पालन करते हैं, यानी इनमें धातु संकुल में धातु का प्रभावकारी परमाणु अंक अगले उत्कृष्ट गैस के बराबर होता है, पर सब में नहीं होता। एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, जैसे मैंने अभी अभी लिया PTNH3 ट्वाइस Cl2। यहां प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, 78 में से 2 कम कीजिए, धन 2 गुणा 4, तो ये हो गया आपका 76 धन 8 बराबर कितना हुआ 84। 84 किसी उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक नहीं है। इसके अलावा आयरन का ही संकुल देख लीजिए, K3FeCN6 कर दूं मैं अगर, तो तुरंत मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण अवस्था है 3, 26 ऋण 3 धन 2 गुणा 6, 23 धन 12 बराबर कितना हुआ 35। तो जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये एक नियम दिया गया था सिडविक द्वारा, जिन्होंने कहा कि किसी धातु संकुल में धातु का प्रभावी परमाणु अंक उसके अगले उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। और 2 उदाहरण आप देंगे ताकि ये लगे कि हाँ होता है। फिर आप बताएंगे किंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है, अनेक धातु संकुलों में धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक उसके अगले उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक से कुछ ज्यादा या कुछ कम हो सकता है। एक आध उदाहरण उसका बता दिया। तो अगर ये पूछा गया तो नहीं, कई बार आपसे कुछ संकुल दे देगा, जैसे ये दे दिया ये दे दिया, और पूछेगा इसमें धातु का प्रभावकारी परमाणु अंक निकालिए, तो जैसे मैंने निकाला है आपको भी वैसे ही गणना करनी होगी। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला टॉपिक है कीलेट, कीलेट संकुल। कीलेट जो है ग्रीक भाषा के शब्द कीला से बना है। कीला का मतलब होता है केकड़े का पंजा। केकड़े का बड़ा वाला पंजा जिससे वो पकड़ता है, उसको आप देखें जब वो पकड़ता है तो बीच में गैप रह जाता है ऐसे। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है, तो इस यौगिक को हम कीलेट संकुल या कीलेट यौगिक के नाम से जानते हैं। चक्रीय के लिए क्या यूज कर लिया है? कीलेट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट का एक संकुल है, जिसमें हमारा लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन। देखो एक चक्र बना, फिर यहां पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ये बन गया।
ये देखो 3 चक्र बने। तो जब, हाँ जी, फिर से बता रहा हूं, जब कोई बहुतंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है, तो बनी हुई चक्रीय संरचना वाले यौगिक को कीलेट संकुल कहते हैं। इस चक्र को कीलेट कहेंगे, संकुल या यौगिक को कीलेट संकुल कहेंगे, और जो भी लिगेंड ये कीलेट बना रहा है उसको कीलेटी लिगेंड कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कीलेटी लिगेंड हैं। जितने भी बहुतंतुर लिगेंड हैं सब क्या है, कीलेटी लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन जैसे एक उदाहरण हो गया आपका, ऑक्सलेट आयन हो गया, आप चाहें तो सी एच ये हटा के COO ऐसे करके भी बना सकते हैं। एक और उदाहरण इसका बहुत बढ़िया है, निकल ग्लाइमेथिल डाइऑक्सिन। निकल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन, इसको देखिए तो ये संरचना कुछ ऐसी है, CH3C डबल बॉन्ड NOH, CH3C डबल बॉन्ड N, नीचे OH ही रहता है लेकिन बंध बनाते समय ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है आपका डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन। अब इसकी 2 इकाइयां भाग लेती हैं तो सेम बना देंगे हम। अब आप निकल को कहीं भी रखिए, मैं ऊपर रख सकता हूं, आप यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं मन करे तो आप कहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, या नीचे भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये चक्री संरचना बन गई, तो ये कीलेट है। ठीक है, क्लियर। कीलेट का मतलब चक्री संरचना, सीधे सीधे। अब कीलेट का वर्गीकरण हम करते हैं। तो कीलेट का वर्गीकरण जो किया जाता है वो बंध की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो कीलेट में लिगेंड धातु आयन या धातु के साथ कितने बंध बनाता है, यह संख्या वर्गीकरण में होती है। दूसरा, कीलेट बनाने में अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह भाग ले सकते हैं। जो माइनस वाला है इसको अम्लीय कहेंगे, जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे हमारे पास कई वो हैं, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम यहां ले सकते हैं जैसे द्विशौदंती, 2 बंध बनाने की क्षमता वाली। द्विशौदंती में 2 बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक, अब ये 2 बंध कैसे हो सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। यानी 2 अम्लीय समूह ही अगर जुड़े हों, जैसे ए, तो हम कैसे कह सकते हैं COO, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड C, सॉरी O, इसके ऊपर माइनस है तो ये प्लेटिनम के साथ क्या करेगा, ऐसा। और सेम ऐसे ही इधर भी बना दो, ये बन गया। ये पूरा का पूरा, क्योंकि 4 माइनस है 2 प्लस है तो ये -2 रहेगा। आप नोटिस करें यहां पर भाग लेने वाले इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं में ऋणावेश है, तो ये अम्लीय समूह हो गए। दूसरा है बी, 2 क्षारीय समूह।
जैसे कि एथिलीन डाइमीन CH2NH2। तो मैं इसको N से बॉन्ड बनाना है इसलिए ऐसा लिख दे रहा हूं, CH2NH2। और आप प्लेटिनम को बीच में ले लीजिए। दोनों में आप अंतर एक बात का देखें, जहां पर माइनस वाला भाग ले रहा है मैं वहां एरो यूज नहीं कर रहा हूं, जबकि जहां पर माइनस वाला भाग नहीं ले रहा है वहां मैं एरो यूज कर रहा हूं। इसके अलावा सी तीसरा हो सकता है, एक समूह अम्लीय एक अम्लीय हो व एक क्षारीय। तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CO CH2NH2। ऐसा हो सकता है आपका, है ना। तो द्विसौदंती यानी दो बंध बनाने की क्षमता वाले लिगेंड तीन प्रकार के हो सकते हैं। इनके दोनों समूह अम्लीय हो, दोनों समूह क्षारीय हो, या एक अम्लीय या एक क्षारीय हो। ऐसे ही आप त्रिशोदंती के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो हम यहां थोड़ा सा चेंज करते हैं, त्रिशोदंती को देख लेते हैं। त्रिशोदंती का मतलब होता है तीन बंध बनाने में सक्षम। तीन बंध बनाने में सक्षम में क्या क्या हो सकता है, तो चार संभावनाएं हैं यहां। पहला, तीनों अम्लीय समूह हो। और अम्लीय समूह कैसा बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है ना, तीनों अम्लीय समूह यानी तीनों बंध सहसंयोजक प्रकृति के हों। तो जैसे एक उदाहरण है एसबी का, कोबाल्ट के साथ है शायद। हम्म, ठीक है। हम्म तो CHOH, ठीक है। ये तो आप ऐसा ले सकते हैं। एक ये हो गया आपका, इसमें आप देखो तीनों, एक दो तीन, तीनों अम्लीय है। दूसरा हो सकता है दो अम्लीय एक क्षारीय। ऐसा हो सकता है। इधर कुछ भी लिख सकते हैं अपन, अभी इधर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक तरफ का देखेंगे। तीसरा हो सकता है एक अम्लीय दो क्षारीय।
ऐसा हो सकता है। चौथा हो सकता है तीनों क्षारीय समूह। धातु बदल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कीलेट। अब कीलेट यौगिकों के उपयोग क्या है, क्या काम है इनका। पहला काम है वैश्लेषिक रसायन में बहुत सारे अनेक धातुएं जो कार्बनिक यौगिकों के साथ रंगीन स्थायी कीलेट बनाती हैं, उनकी पहचान और उनका पृथक्करण कीलेट के रूप में आसानी से किया जा सकता है। जैसे निकल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका पृथक्करण और निर्माण निकल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन जो मैंने बताया था उसके रूप में किया जा सकता है। जल को मृदु बनाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो हैं ये पॉलीफॉस्फेट या बहुशवदंती अमीनो अम्लों को मिलाने पर अवक्षेप के रूप में आ जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटा सकते हैं हम इसकी सहायता से। एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट ये एक लिगेंड है जो हमारे शरीर में उपस्थित लेड नाम की धातु की विषाक्तता को संकुल के रूप में, कीलेट के रूप में बदल के निकाल देता है। कीलेट यौगिक बनाने वाली बहुत सारी धातुएं पानी में अमिश्रणीय कार्बनिक विलायकों से निष्कर्षित की जा सकती हैं। तो ढेर सारा है आपका। कुछ छोटी परिभाषाएं अभी भी हैं, जैसे आंतरिक धात्विक संकुल क्या होता है। अब जो हम देखने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। हम फिर से रिकॉल करेंगे वर्नर के सिद्धांत को, जहां उन्होंने कहा था कि दो तरह की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। मैं दो उदाहरण ले रहा हूं, ध्यान देंगे। यहां प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, Pt, यहां भी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, पर ये दोनों संकुल अलग अलग तरह के हैं। इस संकुल में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन मंडल के भीतर ही संतुष्ट हो गई। यानी कि प्लैटिनम का धनावेश भी यहीं संतुष्ट हो गया और उसको 4 लिगेंड से बंध बनाना था, वो भी कंप्लीट हो गया। तो दोनों आवश्यकताएं अगर उपसह संयोजन मंडल में ही पूरी हो जाती हैं तो ये कहलाता है आंतरिक धात्विक संकुल। अब इस संकुल की खासियत क्या है, इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब पानी में ये नहीं घुलेगा क्योंकि आयन नहीं बना रहा है। तो पहली जो सामान्य गुण है इसका कि ये जल में अविलेय होना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी कारण से घुलता भी है तो कोई आयन उत्पन्न नहीं करेगा, ये इसका गुण है। जबकि दूसरे संकुल को आप देखें तो आप पाएंगे कि धातु की प्राथमिक संयोजकता उपसह संयोजन मंडल के बाहर संतुष्ट हो रही है, द्वितीयक भीतर हो रही है। तो ऐसा संकुल जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं पूरी तरह से भीतर क्या ना हो, संतुष्ट ना हो, उनको हम आंतरिक धात्विक संकुल नहीं कहेंगे। उनको बाह्य धात्विक भी नहीं कहेंगे, ये अच्छी तरह समझ लें। कोई बाह्य धात्विक जैसा नाम नहीं होता है, ठीक। तो यहां देखें सभी संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की उत्सर्जन संख्या तथा आवेश दोनों ही उपसह संयोजक मंडल में संतुष्ट हो जाते हैं, अतः ये सभी विद्युत अनपघट्य की तरह व्यवहार करेंगी। ऐसे संकुलों को
प्रथम कोटि का आंतरिक संकुल कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? प्रथम कोटि, सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रथम कोटि, क्योंकि कंप्लीटली संतुष्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी तरह से गोले के अंदर संतुष्ट नहीं होता, कुछ बच जाता है ना? जैसे अब यहां कोबाल्ट पे धनावेश है 3 धनावेश, उसका एक धनावेश तो क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर यानी उपसंयोजक मंडल के अंदर संतुष्ट हो जा रहा है, लेकिन 2 धनावेश बाहर वाले से संतुष्ट हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जब धातु संकुल में धातु की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता, देखो द्वितीयक संयोजकता तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर या उपसंयोजन मंडल के अंदर ही संतुष्ट होती है, लेकिन प्राथमिक संयोजकता मंडल के अंदर भी संतुष्ट हो सकती है और मंडल के बाहर से भी। तो अगर आंशिक रूप से मंडल के अंदर संतुष्ट हो रही है, आंशिक रूप से बाहर, तो ये द्वितीय कोटि के आंतरिक धात्विक संकुल कहलाएंगे। बाह्य धात्विक मत बोल देना। आंतरिक धात्विक संकुलों के गुण क्या है? अधिकांश आंतरिक संकुल पानी में अविलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, और इसी कारण इन्हें क्या कर सकते हैं? पानी में नहीं घुलते तो कार्बनिक विलायकों द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अनेक आंतरिक संकुल बनाने वाली क्रियाओं में विशिष्ट रंग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अधिकांश आंतरिक संकुलों का गलनांक कम होता है, ये वाष्पशील होते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। तो आज मैं आपको इतना बताऊंगा, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। कल हम आईयूपीएससी नामकरण पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ा हुआ है, एक बार थोड़ा पलटा लेंगे उसको, और कल हम देखेंगे आईयूपीएससी नामकरण उपसंयोजक यौगिकों का। इसके कुछ नियम हैं, तो कुछ बहुत खास नहीं है, ज्यादातर चीजें 12वीं की आपकी पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए समय इसमें ज्यादा नहीं लगेगा, 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए।